हाय एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर एकेडमी। हमारा 9th शेड्यूल पढ़ाया था मैंने आपको, सॉरी पार्ट 9 पढ़ाया था, ठीक है, जिसमें हमने पहले पंचायत पढ़ी, फिर नगर पालिका पढ़ी। अब उसका लास्ट पार्ट है 9th बी, उसको कंप्लीट करेंगे, यानी सहकारिता। ठीक है, हमारा भाग चल रहा था 9, भाग 9 चल रहा था, जिसमें मैंने भाग 9 में आपको पंचायत पढ़ाई थी। पंचायत पढ़ाई थी आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243O तक, राइट। भाग 9 जिसमें हमने पंचायत पढ़ी, आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243O तक। ये O है, 0 नहीं है, ठीक है। O तक हमने पंचायत पढ़ी। देन हमने भाग 9 का कै पढ़ा, ठीक है, भाग 9 का कै या ए, जिसमें हमने पढ़ी नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं, ठीक है, नगर पालिकाएं। अब नगर पालिका के बाद आता है, नेक्स्ट आता है हमारा 9th ख या 9th बी, ठीक है। इसमें सहकारिता का वर्णन दिया गया है। सहकारिता या सहकारी समितियां, सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी सहकारी समितियां। 9th बी क्या कहता है? सहकारी समितियों के बारे में प्रावधान करता है। अब आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक हमने क्या पढ़ी? पंचायत। अब 243O तो यहाँ आ गया। अब 243P से लेके 243ZG, 243ZG तक हमने क्या पढ़ी? नगर पालिकाएं। इसके बाद 243P यहाँ आ गया, सॉरी ZG यहाँ आ गया, ZH से लेके ZT तक क्या है? सहकारी समिति। इस तरह रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। सहकारी समितियाँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। पहले आपको सहकारी समिति के बारे में पता होना चाहिए। सहकारी समितियाँ किसे बोलते हैं? व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। सहकारी समितियाँ, नाम सुना होगा कई बार आपने, सहकारी समितियाँ, ठीक। इनको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। संविधान में इनका वर्णन पार्ट 9th बी या भाग 9 ख में आर्टिकल 243ZG से लेके 243ZT तक दिया गया है। क्लियर? आर्टिकल्स क्लियर हैं। इसके बाद समझते हैं कि सहकारी समिति किसे कहते हैं। सहकारी समिति एक ऐसा संगठन है, लिख रही हूँ, यह ऐसा संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है जो लोगों द्वारा, ठीक है, लोगों के लिए लोगों से बनता है, ठीक है, बनता है। समझ में आया? सहकारी समितियां एक ऐसा संगठन है जो लोगों द्वारा, लोगों के लिए, लोगों से बनता है, यानी बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी आप स्पेसिफिक फील्ड ले लीजिए, उसमें कुछ लोग संगठित होंगे, लोगों द्वारा बनेगा, लोगों के लिए बनेगा और लोगों से बनेगा। समझ में आया? अब इसका एग्जाम्पल आप समझिए। पहले तो इसकी डेफिनेशन, ये तो सिंपल भाषा में डेफिनेशन हो गई। एक संगठन जो लोगों से मिलकर बनता है, यानी ग्रुप ऑफ पीपल जो लोगों के लिए भलाई, लोगों की भलाई के लिए काम करेगा और इसके साथ साथ जो उसके सदस्य हैं उनकी भलाई के लिए काम करेगा, किसी एक स्पेसिफिक क्षेत्र के इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, उसको बोलेंगे सहकारी समितियां। यानी सहकारिता के आधार पर, कोऑपरेशन के आधार पर बना कोई संगठन। समझ आई बात? बिल्कुल क्लियर। सहकारिता के आधार पर बना कोई संगठन। अब इसको समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो इंडियन एक्ट 1912 के अनुसार, इंडियन एक्ट यानी इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अनुसार कहा जाता है कि क्या है? यह ऐसा संगठन है जो सहकारिता के आधार पर, सहकारिता के आधार पर इसका, या फिर इसको सिंपल समझेंगे, इसका उद्देश्य, डेफिनेशन कुछ अलग होनी चाहिए। इसका उद्देश्य, इसका इंपॉर्टेंट है, बुक में बहुत कंफ्यूजिंग लिखा है, आप सिंपल भाषा में लिखेंगे। इसका उद्देश्य सहकारिता यानी कॉपरेशन के आधार पर, सहकारी
के आधार पर एक दूसरे की मदद करते हुए सहकारिता के आधार पर इसके सदस्यों के हितों को बढ़ावा देना है। क्लियर है? राइटिंग दिख रहा ही होगा इतना तो, ठीक है। इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अनुसार यानी 1912 के अनुसार कहा गया है कि सहकारी समितियां जो हैं इनका उद्देश्य सहकारिता के आधार पर, कोऑपरेशन के आधार पर जो इसके मेंबर हैं, इसके सदस्य हैं के हितों को यानी इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना है। ठीक है, सीधा सिंपल समझेंगे, जो सहकारिता के आधार पर, कोऑपरेशन के आधार पर बना हुआ एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको सहकारी संगठन या सहकारी समिति बोला जाता है। इसको संविधान में मान्यता दी गई है। अब आप ये समझिए, संविधान में इसको मान्यता इसलिए दी गई है क्योंकि बहुत हमारे इंडिया की पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है और इंडिया में गरीबी भी बहुत ज़्यादा है। हर जगह ना तो राज्य सरकार पहुँच पाती है और ना ही केंद्र सरकार पहुँच सकती है। तो इसीलिए लोग अपने आधार पर ग्रुप बनाकर अपना विकास करें, अपने क्षेत्रीय लोगों का विकास करें, इसीलिए सहकारिता को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अब सहकारी समितियां आपको समझ में आ गई, ठीक है। सहकारी समितियां का अब संवैधानिक दर्जा क्या है, यानी संविधान में इसकी स्थिति क्या है। 97th अमेंडमेंट यानी 97वें संविधान संशोधन द्वारा ठीक है, इसको संवैधानिक मान्यता दी गई है। ठीक है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है, दर्जा दिया गया है। राइट, कब? 2012 में। 97वें संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है कि सहकारिता को आपसे एग्जाम में पहले तो क्वेश्चन ये आएगा कि सहकारी समितियां कौन से भाग में दी गई हैं, तो 9th बी में दी गई हैं। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 243 ZG से लेके 243 ZT तक दिया गया है। क्लियर? फिर उसके बाद कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा इसको संवैधानिक मान्यता दी गई है, संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो 97th अमेंडमेंट द्वारा 2011 में। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल देते हैं। कॉर्पोरेशन के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? प्रकार, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बहुत सारी आधार पर बनाई जा सकती हैं, जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी उपभोक्ता सहकारी समिति, प्रोड्यूसर सहकारी समिति, ठीक है, प्रोड्यूसर सहकारी समिति करिए, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी उत्पादक सहकारी समितियां। जैसे कि आप एग्जांपल मैं आपको दूं, प्रतिभा महिला सहकारी बैंक, जो छोटी मोटी आपकी ऋण की मांग है वो ये सहकारी बैंक आपस में लोग मिलकर बनाते हैं और ये ग्राउंड लेवल पर काम करता है। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन, जैसे कि आप ये समझ लीजिए बहुत सारे डेयरी प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जिनका छोटे छोटे फार्म्स हैं, वो क्या करेंगे, अपना इकट्ठा करके ये बड़ी फर्म बना दी, एक संगठन बना दिया, इसको अपना दूध बेच देंगे। ठीक है, छोटी छोटी डेयरी हैं, अपना दूध किसको दे देंगी? बड़े फेडरेशन को दे देंगी। फिर उसके बाद ये क्या करेंगे, इसको प्रोसेस्ड करेंगे और पूरे इंडिया में सप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा कि एक संगठन बन गया जो छोटे जो उत्पादक हैं उनके हितों का भी संरक्षण कर रहा है, इसके साथ साथ कंज्यूमर जो हैं उनको भी कम प्राइस पे, क्योंकि जब आप मैसिव लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन रेट घट जाती है। ठीक है ना, आपने देखा होगा जब होलसेल में हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो सस्ती मिलती है, इसी तरह वो जब होलसेल में सारा सामान खरीद लेते हैं फिर उसको कंज्यूमर को सस्ते रेट पे देते हैं, तो इससे दोनों के हितों का संरक्षण होता है, कंज्यूमर का भी और एज वेल एज प्रोड्यूसर का भी। तो इसलिए सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण बात बताई गई है। ठीक है, इनको महत्व दिया गया है सहकारिता को भारत में। इसके साथ हम देखेंगे, जैसे कि हम देखते हैं किसान सहकारी समितियां, जिसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं, पानी पंचायत। आप इसको सीधा किसान के उससे ज़्यादा रिलेट करके समझ पाएंगे। देखो, जैसे कि मान लीजिए एक किसान के पास 1 हेक्टेयर भूमि है, 1 हेक्टेयर जो लैंड है बहुत कम होती है प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, वो प्रोडक्शन कर भी दे तो इतना ज़्यादा उसको प्रॉफिट उससे नहीं होगा। मान लीजिए एक किसान के पास ए नाम है, इसके पास 1 हेक्टेयर भूमि है, ये इतना कितना प्रोडक्शन कर लेगा 1 हेक्टेयर में? अगर इसके आसपास के जो लोग हैं, मान लो 10 हैं या 20 हैं, वो आपस में मिलकर एक संगठन बना ले और सबकी 1-1 हेक्टेयर मिलके कितनी बड़ी भूमि हो गई? मान लो 20 लोग हैं तो 20 हेक्टेयर हो गई। अब 20 हेक्टेयर पे कितने ज़्यादा तो प्रोडक्शन होगा,
फिर इस पे कितना ज़्यादा इनपुट लगेगा, जो एक किसान है वो जितना अपना प्रोडक्शन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, उससे उसको बहुत कम लाभ होता है, ठीक है, उस लाभ को फिर उसे अपने अगली फसल के लिए भी इनपुट करना रहता है, तो कितना कम इसमें दोबारा से इनपुट कर पाएगा। अगर सब लोग एक साथ मिलके संगठन बनाएंगे, संगठन बना के वो मान लीजिए 20 हेक्टेयर की भूमि हो गई, अब इस पर कितना बड़ी तो जगह हो गई, फिर इसके साथ 20 लोग इसमें काम करने वाले हो गए, 20 लोग अपना इनोवेशन भी डालेंगे, ठीक है, फिर उसके साथ साथ वो अपना इनपुट भी अच्छे से देंगे, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी भी इंक्रीज़ होती है, ठीक है, क्वालिटी भी इंक्रीज़ होती है। तो सहकारिता का इतना बड़ा महत्व, इसलिए किसान या बहुत सारे यूनियन हम संगठन देखते हैं वो सहकारिता के आधार पर बने रहते हैं। कोई नई अवधारणा नहीं है, काफ़ी पुरानी अवधारणा है सहकारिता के आधार पर कार्य करने की। समझ में आया? सहकारी समितियां मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है। सहकारी समितियां यही होती हैं और संविधान में इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। समझ में आया? सहकारी समितियां, ठीक है। पंचायत 9th में, भाग 9 में दिया गया है। 9th A में क्या दिया गया है, नगर पालिकाएं, दोनों हमने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट हमारा रह गया था, बहुत छोटा सा टॉपिक था, सहकारी समिति, मैंने आपको समझा दिया। सॉरी, ZG बोला मैंने बीच में, ZH से ZT तक क्या दिया गया है, सहकारी समितियां। सहकारी समिति की डेफिनेशन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सहकारी समिति की डेफिनेशन बहुत ईजी है, ये इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के हिसाब से है और ये सिंपल भाषा में आपको समझाने के लिए। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, सहकारी समितियां जो हैं ये लोकतांत्रिक ढांचे के आधार पर कार्य करती हैं। यानी कि मान लीजिए अगर इसमें 20 लोग हैं तो 20 लोगों की हिस्सेदारी बराबर होगी, 20 लोगों को बोलने का मौका बराबरी के तौर पर दिया जाएगा, 20 लोगों की जो सोच है, विचार है, वो बराबर के होंगे। तो इसीलिए जहाँ बराबरी होती है और बराबरी की हिस्सेदारी होती है, भागीदारी होती है, वहाँ लोकतंत्र कहलाया जाता है, ठीक है, लोकतांत्रिक प्रणाली होती है। तो ये सहकारी समितियां लोकतांत्रिक प्रणाली के ऊपर कार्य करती हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आया? इसके साथ आपकी सहकारिता वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे अनुसूचित जाति और क्षेत्रीय के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष प्रावधान जो दिए गए हैं भाग 6 में, ठीक है, सॉरी भाग 10 में दिए गए हैं, वो अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सहकारिता वाला लेक्चर आपका इतना ही था, इसमें जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। नोट जरूर बना लेना, ये वाला जो डेफिनेशन लिखी है और 2-3 एग्जाम्पल आपका बहुत हो जाएगा, और आर्टिकल लिख लेना और इसका भाग लिख लेना। इसके साथ आपके सहकारिता वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। अच्छे से मेहनत करनी है और एग्जाम क्रैक करना है। थैंक यू सो मच।